गुड मॉर्निंग लाहौर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ जनाब मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक बहुत अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे और अल्लाह ताला की अता करदा जो नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा भी कर रहे होंगे। और शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि शिकवे और शिकायतें करने की लत अगर हमें लग जाए ना तो नाशुक्री ज़ुबान की जो है लज्जत बन जाती है और ये चीज़ इंसान का सुकून बर्बाद कर देती है, खा जाती है। और हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं और आप लोगों ने भी विटनेस किए होंगे जो हर वक्त कोई ना कोई या किसी भी सिचुएशन में शिकवा या शिकायतें करते हुए हमें नजर आते होंगे। हर किसी से गिला करते हुए हमें दिखाई देते हैं, वो चाहे उनका काम हो, चाहे उनके आसपास के लोग हों, घर वाले हों, दोस्त हों, यहाँ तक कि वो लोग अल्लाह ताला से भी शिकवा करते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, इस तरह नहीं किया, वो नहीं किया। और अगर ऐसे लोगों की ज़िंदगी का बगौर मुशाहिदा किया जाए ना तो आपको बेसकूनी और जो इस्तराब है उनकी ज़िंदगियों में नज़र आएगा जो उनका खुद का ही पैदा किया हुआ होता है। और अशफाक अहमद साहब इस पे कहते हैं कि शिकवा वो लोग करते हैं जो खुदा की तकसीम पर नाखुश होते हैं। हालांकि मालिक जिस हाल में भी रखे उसमें खुश रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो इसलिए जनाब आप भी ला हासिल पर सब्र करें और हासिल जो है उस पर शुक्र करने की आदत अपनाएं और फिर देखें ज़िंदगी का हकीकी मज़ा कि कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी। जब हम हर हाल में खुश रहने की ठान लेते हैं तो फिर हमारी राह में कुछ भी आ जाए, कितनी ज़्यादा रुकावटें क्यों ना आ जाए, हम उसको मुस्कुराकर पार कर सकते हैं। तो यही आज का पैगाम है। लाहौर में स्मॉग और धुएं की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और लाहौर का शुमार अक्सर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो उसमें इजाफा और फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझी जाती है और ये फेफड़ों के कैंसर की वजह भी बन सकती है। इदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनने वाली सरतान की 6 बड़ी इकसाम में फेफड़ों का सरतान जो है वो सरे फहरिस्त है और तकरीबन 20,90,000 अफराद इस आर्जे का शिकार है। और एक रिसर्च के मुताबिक फेफड़ों के सरतान में मुब्तला 25% मरीज जो हैं इब्तदाई अलामात उनको ज़ाहिर ही नहीं होती और मर्ज अंदर ही अंदर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेता है और उसके बाद फिर दुनिया भर में हर साल नवंबर का जो पूरा महीना है वो फेफड़ों के सरतान से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। लंग्स कैंसर की वजूहात क्या है, अलामात क्या हो सकते हैं और इससे हम किस तरह बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं हम लोगों को लेने चाहिए, इस पर आज हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास बुखारी हैं, माहिर अमराज सरतान हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। डॉक्टर साहब जैसे फेफड़ों के कैंसर के हवाले से आगाही का ये जो पूरा महीना नवंबर मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो हमें बताइए फेफड़ों का कैंसर होता क्यों है और इसकी वजूहात क्या है? जी देखिए, जब हम फेफड़ों के कैंसर की बात करते हैं, अभी जिस तरह आपने बता भी दिया पहले भी, जो टॉप मोस्ट टाइप्स हैं कैंसर्स की, उसमें से जो फेफड़ों का सरतान उनमें से वन ऑफ देम है। और हम फीमेल में कहते हैं तकरीबन सेकंड और मेल में भी सेकंड थर्ड नंबर पे इसका आ जाता है, जो कि अमवात का बायस भी बन रहा है, यानी इतनी ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं। जब हम इसके रीजंस की बात करते हैं तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। कुछ रीजंस वो हैं जिनसे हम बच सकते हैं और कुछ रीजंस वो हैं जिनसे हम नहीं बच सकते। जब हम जिन रीजन से हम बच सकते हैं उनमें सबसे पहले हमेशा से हम कहते चले आ रहे हैं स्मोकिंग 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 स्मोकिंग, और वही अभी भी वो टॉप मोस्ट पे वही है कि स्मोकिंग है कि जिससे हम बच सकते हैं और अगर कोशिश करें। और अच्छा, इसमें जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो स्मोकर्स होते हैं। अच्छा। तो वो हमें जब आते हैं हमारे पास कहते हैं नहीं जी देखें जी फलां बंदे ने तो स्मोकिंग नहीं की थी, उसको भी तो हो गया। बिल्कुल। और ये जवाब एक जरूर देते हैं वो लोग। और मेरे चचा तो जनाब पिछले 70 साल से कर रहे हैं, उनको कोई कैंसर तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए भाई ये ऐसी बात है कि कोई मैं बात करूं कि भाई गाड़ी ऐसा चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं तो 190 पे आया हूँ भाई, नहीं हुआ। तो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जो भी स्मोकिंग करता है चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, स्मोकिंग की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो सिगार पीते हैं, ठीक है, हम तो आजकल लाइट स्मोकिंग करते हैं, हम लोग तो जिना शीशा हम तो स्मोकिंग करते ही नहीं है। तो नहीं भाई, कोई भी वो चीज़ एबनॉर्मल चीज़ जो लंग्स में जाएगी, चाहे वो टोबैको के साथ हो या जो सिगार पिया जा रहा होता है या मेंथोल के साथ आज कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो ये ठंड सी पड़ जाती है। अब ठंड जो अंदर जाती है, जो बज़ाहिर कहते हैं कि ये स्मोकिंग नहीं है, नो, जो चीज़ भी लंग्स के अंदर जा रही है वो कैंसर को और इंक्रीज कर रही है। तो कोई भी सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी और स्मोकिंग जो के अंदर जा रही है तो हमारे लंग्स में डैमेज कर रही है और वो कैंसर को इंक्रीज करती चली जा रही है। जिस तरह अभी आपने मिसाल लेने, अभी आप उसकी बात कर रहे थे, पोल्यूशन की बात कर रहे थे, स्मोकिंग तो नहीं है ना, लेकिन हमारे लंग्स में जा रही है, कैंसर क्रिएट कर रही है।
धुआं वैसे जो हम लोग कर रहे हैं हमारे लंग्स में जा रहा है, कैंसर क्रिएट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि अगर हम कहते हैं 70% चांस है उस शख्स में जो स्मोकिंग कर रहा है, तो 40% साथ बैठे वाले में भी हैं। अच्छा, हमें ये अंदाजा नहीं है कि हम साथ ही अपने आप को तो मार ही रहे हैं, हम दूसरों को भी साथ ही किल कर रहे हैं। मतलब जो सिगरेट नहीं पी रहे, सिर्फ उसका जो धुआं है वो इनहेल कर रहे हैं, वो उनके भी वो भी 30-40% पे जा रहे हैं, क्योंकि बेशक साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी में इकट्ठे बैठे हुए हैं। हाँ। और एक शख्स कहता है जी मैं पी रहा हूँ ना, तुम्हें क्या मसला है? भी मसला है हमें, क्योंकि आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप हमें भी साथ साथ डैमेज कर रहे हो, इर्द गिर्द लोगों को भी कर रहे हो। तो इसलिए स्मोकिंग तो भाई चाहे आप खुद पी रहे हैं या चाहे आप दूसरों को स्मोक करवा रहे हैं या बैठे उनके अंदर उनका धुआं जा रहा है, आप उनके लंग्स को डैमेज कर रहे हो और आप कैंसर के चांस को इंक्रीज कर रहे हो। तो कैंसर इसलिए एफडीए ने, हाँ, अब जो लाइट स्मोकिंग अभी आई है, जो इन्होंने कही है, नए तरीके इजाद होते जा रहे हैं, ये सारे बहानेबाजी, बिल्कुल, हाँ, ये सारे बहानेबाजी हैं। भाई जो चीज़ भी लंग्स के अंदर आप लेके जा रहे हैं वो आपको डैमेज कर रही है। अच्छा, ये वो चीज़ है जो हम रोक सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो हम कैंसर की बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ी वजह जो कैंसर की वजह बन रही है, इंक्लूडिंग लंग कैंसर, वो आर्सेनिक है। हम लोग अगर पानी, जहाँ पे भी हम पानी पी रहे हैं, आर्सेनिक की मिकदार इस कदर ज़्यादा हुई हुई है, आप अंदाज़ा करें, मैंने अपने घर में जब बोर कराया, वहाँ पे तकरीबन 100 टाइम्स इंक्रीज था आर्सेनिक। हम लोग कहाँ टेस्ट कराते हैं, हम पब्लिक नहीं कराती, जो पानी आता है हम पी लेते हैं। हर बंदा मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता, अक्सर लोग वही पानी पी रहे हैं, जस्ट फिल्टर लगा हुआ है ना। और आपको पता है कि सिंपल फिल्टर जो है, जो हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं पानी का, वो आर्सेनिक को ख़त्म नहीं करता। तो इसलिए आर्सेनिक की मिकदार जितनी हमारे जिस्म में जा रही है, वो हमारे लंग्स को डैमेज कर रही है, बाकी भी कैंसर का कॉज बन रही है और लंग कैंसर का कॉज भी बन रही है। तो ये वो चीज़ है कि जब भी कहीं पे पानी का बोर कराएं या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आप वाटर सप्लाई आपको आ रही है, तो आप जरूर उनसे सर्टिफिकेट लें कि इसमें आर्सेनिक की मिकदार कितनी है। ऐसे नहीं कि जो भी पानी आपको मिलता चला जा रहा है, आप क्या, मैंने सिंपल बॉयल कर लिया था, बॉयल करने से जर्म्स तो मर जाएंगे लेकिन आर्सेनिक खत्म नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह आपने जो फिल्टर लगाया है, जिस तरह हम घरों में फिल्टर लगा लेते हैं, उससे भी हमारे जर्म्स तो कम हो सकते हैं, पानी साफ तो हो सकता है, उसकी मट्टी और गदलापन तो कम हो सकता है, लेकिन आर्सेनिक जो माइक्रो लेवल की चीजें वो खत्म नहीं होती। इसका हल क्या है आर्सेनिक को खत्म करने का? उसका हल फिर ये है कि नंबर 1, पहले नंबर पर टेस्ट करें, जैसे पानी अगर आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा आ रही है तो हम आरओ प्लांट लगाएं। आरओ प्लांट जो रिवर्स ऑस्मोलर प्लांट्स हैं, वो फिर आर्सेनिक को खत्म करते हैं। और वो छोटे भी लग सकते हैं, घरों के अंदर भी लग सकते हैं, और बड़े अगर किसी जगह पे जहाँ से पानी की सप्लाई है वहाँ पे भी लग सकते हैं। तो सिंपल फिल्टर से आर्सेनिक खत्म नहीं होता। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमें बहुत डैमेज कर रही है, अभी आपने बताया पोल्यूशन, इससे तो हम जितना अवॉइड, लेकिन हम इसको अवॉइड कैसे करें? अब हर किसी ने बाहर जाना है तो हाँ। अब हम इसको दोनों में हिस्सों में रखते हैं, किसी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, मगर पोल्यूशन को हम ज्यादा उस कैटेगरी में रखते हैं जो हमारे लिए अवॉइड करना जरा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है ना कि जब कोई भी कैंसर होता है, हमें किसी भी किस्म का कैंसर होता है, तो जैसे ही कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी में पैदा होने शुरू होते हैं, हमारी बॉडी उसे रेजिस्ट करना शुरू करती है। ठीक है। तो ये हमारी अगर बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो कैंसर जीत जाता है और कैंसर आना शुरू हो जाता है। ये हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती है जो बाज़-औक़ात कैंसर का मौजूद बन जाती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती कि वो कैंसर से लड़ सके। तो अपनी बॉडी को फिट रखना, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, अच्छा खाना पीना, अपने इम्यून सिस्टम को मल्टीविटामिन यूज़ करना, ये बहुत एक अब नई रिसर्च इसी पे आ रही है। ठीक है जी, हम अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी करती जाएं तो क्या हमें कैंसर की कमी हो सकती है? यस। अच्छा, अगर हम अपनी न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, हम फल सब्जियां प्रॉपर वे में करें, हम एक्सरसाइज अच्छी करते रहें, तो ये लंग कैंसर को, अब ये नॉन चीज़ें हैं, अब ये साबित हो गया कि अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करते रहें, हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखें, हम अपने फूड को सही उसमें लेते रहें, तो हम लंग कैंसर से बच सकते हैं। मतलब लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन की तरफ अगर हम जाएं, हाँ, तो हम ये सारी तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां उनसे बच सकते हैं। चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। हम लोग जिस चीज को देखें ना, हम सनलाइट से दूर हो गए। बिल्कुल। कोई, हालांकि सनलाइट जो है आपको पता है ना, जो एनर्जी पैदा कर रही है, हमें कैंसर चीजों से बचा रही है। हम सनलाइट से एक्सपोजर से हो गए हैं, हम लोगों ने खाना पीना एक ही चीज को रिकुक बना हम एक्सरसाइज हम नहीं करते, हम रहते हैं, खाने पीने के वाले से ऑयली चीजें हम लोग खाते हैं। ऑयली के अलावा एक नई चीज जो आ रही है कि हम एक ही ऑयल को बार बार कुक कर रहे हैं। आपको पता है ना, ऑयल अगर एक दफा कुक कर लिया जाए, अगर हाई टेम्परेचर पे जाके वो उसको डैमेज होना शुरू हो जाता है, वो खुद हमारे कैंसर और दिल की बीमारियां और बाकी चीजों का मौजूद बनना शुरू कर देता है। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करें जिनसे हम नहीं बच सकते, फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली में कोई जीन्स मौजूद हैं तो यस, हम उसे नहीं बच सकते, वो उससे चांसेस जरा से बढ़ जाते हैं। तो अगर फैमिली में है तो इसका मतलब यह है कि हमें जरा ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। ठीक है। अगर हमारी फैमिली में किसी को कैंसर है तो हमें और ज्यादा कॉन्शियस होकर इन चीजों से बचना है जिनसे हम बच सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें मिलके कैंसर के चांसेस और भी ज्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया मर्द और खवातीन में जो शरह है, खवातीन में ज्यादा क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने कहा ना, खवातीन में सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। दूसरे नंबर पर अब जो चीजें आ रही है वो उनकी इम्यूनिटी है, कि उनकी इम्यून सिस्टम इतना वीक हुआ हुआ है जो कि कैंसर को रोक नहीं पा रहा।
इस हालांकि देखें ना, पाकिस्तान में की बात करें, चलो दुनिया भर में तो स्मोकिंग की ये जो रिसर्च है ना खवातीन में ज़्यादा होना, ये ज़्यादातर इंटरनेशनल है। और आपको पता है इंटरनेशनल तो ठीक है, दुनिया भर में खवातीन स्मोकिंग भी कर रही हैं, पाकिस्तान में निस्बतन स्मोकिंग की रेशो कम करती हैं एज कम्पेयर टू मेल के। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स मिलना और इम्यूनिटी का लो होना खवातीन में कैंसर को इंक्रीज करता चला जा रहा है। और आपको पता है कि जो बच्चे आपको फीमेल जितनी भी होती हैं चाइल्ड बर्थ में बहुत सारी एनर्जी उनकी वहाँ पे चली जाती है। वैसे भी फीमेल बच्चियाँ में हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों में इतना केयर नहीं किया जाता। बेटियों के साथ खाने पीने में भी पहले रोटी हो तो मेल को मिल जाती है फीमेल, तो इम्यूनिटी जो बच्चियों की थोड़ी कम हो जाती है, उसकी वजह से चांस जरा बढ़ जाते हैं कि उसमें कैंसर की चांस। और अगर फेफड़ों के कैंसर के इलामात के बारे में बात की जाए, जैसे मैं बता भी रही थी कि मरीज को नहीं पता चलता इनिशियल स्टेज पर कि मुझे ये इतना बड़ा जो मर्ज है वो लाहक हो रहा है, और अंदर ही अंदर वो इतनी जड़ें अपनी मजबूत कर लेता है। क्या सिम्टम्स हो इनिशियल स्टेजेस पे तो हमें पता चल जाए कि हमें इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है? देखिए, लंग कैंसर इसी वजह से वक्त पे नहीं पकड़ा जाता क्योंकि जो साइंस सिम्टम्स हैं वो बहुत सारी और वजूहात में भी आ जाती हैं। ठीक है, खांसी का होना जो किसी वजह से ठीक नहीं हो सक रही, चेस्ट में पेन होना, बलगम आना या बलगम के साथ खून का आना, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सांस फूलनी शुरू हो जाना। ठीक है। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो वैसे भी लोगों को रहती हैं, उनको नमूनिया हो गया, टीबी, या बहुत सारी वजूहात में हो जाती हैं। इसलिए जब वो इन कंडीशन के साथ किसी आम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं टीबी का वर्कअप करा लो, टीबी का टेस्ट करा लो, नमूनिया होगा। बहुत सारा टाइम इसमें गुजर जाता है। हम एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है और उसमें खून आ रहा है, ठीक है, या चेस्ट पेन हो रही है, या आपको ज़्यादा सांस फूलनी शुरू हो गई है, तो बिल्कुल आप सिंपल एक्सरे से शुरू करें और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत पड़ती है जाते जाएँ ताकि वक्त पे पकड़ा जाए। अगर लंग कैंसर भी बाकी कैंसर की तरह लंग्स पे में मौजूद हो, आगे इर्द गिर्द ना फैला हुआ हो, तो इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की जा सकती है और बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम इग्नोर करते रहें, कोई बात नहीं, खांसी हो रही है जी, मौसमी है, भाई मौसमी खांसी में कभी बलगम में खून नहीं आएगा। मौसमी खांसी के अंदर कभी भी आप थोड़ा सा चलने से सांस नहीं फूलनी शुरू हो जाएगी। अगर ये साइंस सिम्टम्स आने शुरू हो गए तो ये सब आपने मतलब आसानी से इसकी तशखीस हो सकती है। आसानी से, बशर्तिया कि इंसान इस सोच से निकले कि ये तो ऐसे ही हर बंदे को होता रहता है। ठीक है, ये तो देखना सबको सांस खराब रहती है, मौसम ऐसा है जी, स्मोक है जी, सबको खांसी लगी हुई है। तो भाई बेशक सबको खांसी लगी हुई है, वो गले की वजह से हो सकती है, अगर स्मोक में हमें खांसी हो रही है, एलर्जी की वजह से हो सकती है, लेकिन आम खांसी के अंदर कभी बलगम में खून नहीं आएगा। ठीक है, आम खांसी में कभी आपकी सांस फूलनी नहीं शुरू हो जाएगी, आम खांसी में कभी आपका वेट कम होना नहीं शुरू हो जाएगा। अगर आपको वजन कम होना शुरू हो गया है, अगर आपको खांसी में और बलगम में खून आना शुरू हो गया है, या आपको बहुत ज़्यादा पसीने आना शुरू हो गए, तो यस, अब आपको बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एज एन फिजिशियन के पास ज़रूर जाएं ताकि वो आपको वक्त पे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकें। तो ये काबिल इलाज बीमारी है, और कौन से स्टेज पर जाके मतलब हम कह सकते हैं कि या तो इसका ऑपरेशन ही होगा या फिर ये लास्ट स्टेज है? ये देखिए, इसकी जो प्राइमरली जो मेन ट्रीटमेंट वो सर्जरी हम करते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन डिपेंड करता है कि फैला हुआ कितना कैंसर है, कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है, ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हम लोग हैं। अगर स्टेज 4 में चला गया है, स्टेज 4 हम कैंसर को उस वक्त कहते हैं जब अपने प्राइमरी ऑर्गन से, मसलन हम लंग कैंसर की बात करें, लंग कैंसर से ब्रेन में चला गया या किसी और जगह पे अगर चला गया, यानी कि अपनी मेन जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जा चुका है, फिर उसका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। अगर वो अपने ही एरिया में है या अपने लिम्फ नोड जो उसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, जो गिल्टियाँ पड़ी हुई हैं, तब वो निस्बतन, यानी कि अब यूँ मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ, अगर कैंसर किसी ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहाँ पे सर्जरी करके मुकम्मल तौर पर निकाला जा सकता है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर इतना फैल गया है कि हम जगह जगह सर्जरी नहीं कर सकते उसकी, तो फिर उसका इलाज मुश्किल होता चला जाता है। और सेम फॉर लंग कैंसर, इसलिए अगर ये वक्त पे मिल जाए, वक्त पे इसका इलाज हो जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट। मतलब अगर पहली स्टेज पर इसको पकड़ लिया जाए तो 1, 2 तक चली जाए, 3 तक, लेकिन अगर 4 में चला जाए तो फिर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। फिर और ये फैल जाता है पूरे बॉडी में। जी, अमूमन देखें जो कहते हैं ना, जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो लंग, अमूमन मिलते ही उस वक्त हैं जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। ठीक। इसलिए कि ये अमूमन स्मोकर्स में होते हैं। बिल्कुल। आज स्मोकर्स में होते हैं, स्मोकर्स को वैसे भी खांसी वगैरह हो रही होती है, वो इसको इग्नोर करते हैं। दूसरे नंबर पर ये कि स्मोकर समझते हैं कि जब हम जाएंगे तो मैं क्या सिगरेट ना पियो, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। तो आसान, हम जिस डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर हमें कहेगा स्मोकिंग रोक दो। हम क्यों रोकेंगे, छोड़ो जी, जाना ही नहीं है इस चक्कर में। तो इस चक्कर में फिर जब पहुंचते हैं डॉक्टर्स के पास, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या डॉक्टर साहब इसमें वो चांसेस हैं कि रूट्स वाला ये कैंसर फैल जाए, मतलब सारे बाकी ऑर्गन्स भी इसकी वजह से? मैंने कहा ना, देखो तमाम कैंसर, जब हम स्टेज 4 की बात करते हैं, स्टेज 4 का मतलब ही ये है कि अब प्राइमरी ऑर्गन कोई भी, मसलन फर्स्ट करके ब्रेस्ट कैंसर है, अगर ब्रेस्ट से निकल किसी और जगह पहुंच गया, स्टेज 4 में ठीक है। इसी तरीके से लंग कैंसर अगर अपनी प्राइमरी जगह से निकल के, यानी कि वहां तो मौजूद ही है, किसी दूर जगहों में पहुंच गया, तो वो स्टेज 4 पे चला गया। और एक और चीज़ मैं बताऊं, जो स्मोकर्स भाइयों के हवाले से या उसके हवाले से,
कि स्मोकिंग अगर आप आज छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आज ही आपके चांस कम होना शुरू हो। अच्छा, इसका ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 40 साल से पी रहे हैं, आप 50 साल से पी रहे हैं। आज के दिन अगर आपने छोड़ दी स्मोकिंग, मींस कि आज आपने कहा आज से मैं नहीं पीऊंगा, तो आज ही अपने, क्योंकि हमारे कुछ अपने बुजुर्गों से मैं बात करता हूँ, मुझे कहते हैं यार हम 40 साल तक पी ली है, हूं होना से हो गया, आधी जिंदगी तो गुजर गई है, नहीं हुआ, कहते जो exactly. लंग्स को डैमेज होना था वो तो हो गया, अब क्या फायदा। नो, अगर हम आज स्मोकिंग छोड़ देते हैं, आज ही हम लोग अपना रिवर्स गियर लगा लेते हैं इनके इस केस के अंदर। तो इसलिए स्मोकिंग छोड़ना किसी भी एज में, किसी भी टाइम पे एक फायदेमंद शाही है, इसका नुकसान कम से कम कोई हम नहीं मतलब इस तरह की यहाँ खास तौर पर लंग कैंसर से बच सकते हैं जी। सिर्फ अगर हम स्मोकिंग को क्विट कर दें। ये- तो इसको क्विट करना मेरे ख्याल से एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। देखिए, स्मोकिंग क्विट करना और लाइफस्टाइल को तय करना, ठीक है, ये दो चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो ना सिर्फ लंग कैंसर से बल्कि और भी बहुत सारे कैंसर से हम उससे निजात पा सकते हैं, ये कम से कम ना हो। देखो, छोटी से मज़े के लिए उसके बाद सारी ज़िंदगी की तकलीफ और मौत तक चले जाना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, देखो मौत जो है या तकलीफ जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी पूरी फैमिली उससे डैमेज हो रही है, आपके बच्चे उससे बिल्कुल ऐसे ही है। आप जिस तकलीफ से गुजरते हैं, आपके जो साथ एसोसिएट होते हैं लोग, वो भी उस तकलीफ देखिए ना, से हम लोग गुजर रहे मैंने होते जिस तरह पहले भी कहा कि चलो जी मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं इंसान है, कर लेते हैं, लेकिन कभी कोई शख्स चाहेगा कि मैं जानबूझ के अपने बच्चों को नुकसान करूँ, हैं। बिल्कुल, मैं जानबूझ के अपने माँ बाप को नुकसान करूँ। तो जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप जानबूझ के साथ वाले बैठों को नुकसान कर रहे हैं और आप मुजरिम हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज जिस तरह नवंबर का महीना मनाया जाता है कि लंग्स कैंसर के हवाले से आगाही ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए, और उसी वाले से आज ही हम लोगों ने सेगमेंट तैयार किया था ताकि आप तक जितनी भी हो सके हमारी तरफ से हम लोग आगाही पहुंचा सके कि लंग कैंसर होता क्या है, इसकी तशखीस किस तरह की जाती है और इससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर अमराज़ कैंसर है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन जो सिगरेट पीते हैं हजरात, अगर वो कम कर दें तो ये जो चांसेस हैं लंग कैंसर के, ये भी बहुत ज़्यादा हद तक कम हो सकते हैं। तो अपने आप को तंदुरुस्त रखिए और ये तमाम तर जो बुरी आदत हैं उनसे बचिए। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लाइट का जो अमल दखल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप अच्छे से अच्छा इंटीरियर बना लेते हैं, लेकिन अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होती है तो वो मज़ा नहीं आता जो हम लोगों ने एक खाका बनाया होता है अपने दिमाग में। ख़ास तौर पर सीलिंग के हवाले से देखा जाता है कि दीदा ज़ेब और दिलकश लाइटिंग ना हो तो अच्छे से अच्छा डिज़ाइन जो है वो आंखों को नहीं भाता है। तो आजकल हर जगह मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन की लाइट्स का जो है रुझान वो बढ़ता जा रहा है। वो फिर चाहे आपका बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, किचन हो, यहाँ पर गार्डन हो, यहाँ पर आपका कोई भी इवेंट हो, लाइटिंग के बगैर हम देख रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग अधूरी रहती है। कोई ना कोई एक खलिश कह ले के रह जाती है कि किस जगह कौन सी और किस रंग की हम लोगों ने लाइट का इस्तेमाल करना है। लाइटिंग के हवाले से कौन कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा इन हो चुके हैं और किस तरह की लाइट्स हमें लगानी चाहिए इवेंट के हिसाब से, यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए, इस पर आज हम बात करेंगे। आतिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लाइट डिज़ाइनर हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। आतिफ साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया। अरे साहब, आज हम बात करें लाइटिंग के हवाले से। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तो हमने बड़ी बात सुनी है, लेकिन अब लाइट डिज़ाइनिंग भी आ गई है। इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए कि ये क्या होता है, इसमें आपका क्या अमल दखल होता है, क्या काम होता है? जिस तरह के हमारी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, इसी तरह अब लाइटिंग में भी लोग डिज़ाइन करवाना शुरू हो गए हैं कि हम इंटीरियर तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो नॉर्मली होता स्टार्ट में पहले ये था कि लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती थी, चीज़ों को प्रोमिनेंट नहीं करते थे। जैसे आपकी एक रूम है, उसमें आपने एक वॉल प्रोमिनेंट करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पॉट लाइट्स यूज़ करें, फोकस लाइट यूज़ करें। तो आजकल जो है वो हम उसको फोकस लाइट और उस लाइट के साथ प्रोमिनेंट करते हैं अपने एरियाज़ को। अच्छा। और एक घर में डिफरेंट तरह की लाइट्स हम यूज़ कर सकते हैं इंटीरियर के लिए। इसके लिविंग रूम है, आपका बेडरूम है, आपका किचन है,
इन सारी जगहों के लिए डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स चाहिए होती ठीक है। इससे पहले ये होता था कि हम एक ही तरह की लाइट खरीदते थे एग्जैक्टली, मार्केट से। पूरे घर में एक ही तरह की लाइट होती एग्जैक्टली थी। एक ही तरह की लाइट्स खरीद के हम ले आते हैं और अपने इलेक्ट्रिशियन को कहते हैं कि ये हाँ। लाइट्स इंस्टॉल कर दे। अब ये नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये है कि आपने कोई वॉल पेंटिंग्स लगाई हुई है, ठीक है। उसको प्रोमिनेंट करने के लिए आपने उसको दिखाना है। आपने फ्लोरिंग बहुत अच्छी की हुई है, अगर लाइट अच्छी नहीं आपने डिज़ाइन की, लाइट अच्छी नहीं लगाई तो उसको वो नहीं दिखाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अच्छी लाइट्स लगाएं आप घर में, और एरियाज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए आप 30% बजट आप इंटीरियर का बचा सकते हैं अगर अच्छी लाइट डिज़ाइन कर लें। अच्छा, जी, अच्छी लाइट डिज़ाइनिंग में बहुत चीज़ें फैक्टर करती हैं इसमें। लेकिन आपको क्या लगता है अगर रुझान इसके हवाले से देखा जाए तो क्यों बढ़ता जा रहा है? मतलब पहले जैसे आपने बताया कि पहले ज़माने में एक ही लाइट होती थी या बल्ब लगते थे जी। कि यही पूरे घर में लाइट चल रही हैं, अब जो है डिफरेंट लाइट्स क्यों आ गई है? क्या वजह है इसकी बढ़ने की? इस पे लोग अपने जदीद दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, जदीद चीज़ें आ गई हैं जिसमें लाइटिंग डिज़ाइनिंग में पहले लाइटिंग की कंसल्टेंसी नहीं होती थी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते थे लाइट डिज़ाइनिंग के, लाइटिंग में कोई स्टडी नहीं होती थी। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें पढ़ा रही हैं, MSc लाइटिंग करवा रही हैं। तो पहले इस पे काम नहीं हुआ, तो अब बहुत ज़्यादा काम हो गया इस पे बहुत सारी रिसर्चेज आ गई हैं, डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब लोग जदीद लाइट्स लगा रहे हैं। और आप जितनी भी महंगा इंटीरियर कर लें, जितना भी बिल्डिंग पे आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं, अगर उसकी लाइटिंग अच्छी नहीं है, उसको दिखा नहीं पाते। फ्लोर हमारे पाँव के नीचे आ जाता है, हम 20,000 रुपये मीटर वाली टाइल लगा लेते हैं, हाँ। अगर ऊपर लाइट अच्छी नहीं होगी तो उसको नहीं दिखाएगी। तो लोगों को अब समझ आ गई है कि लाइट से ही हम अपना घर, अपना एनवायरनमेंट वो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमें बताइए, पहले घर होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, उसमें खिड़कियां बनाई जाती थी लाइट को जी। अंदर लेकर आने के लिए घर में, कि नेचुरल लाइट आएगी और पता चलेगा कि अंदर इंटीरियर क्या हुआ है या चीज़ें किस तरह की पड़ी हुई हैं। तो अब के दौर में अगर लाइट को आपने देखना होता है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, किन उमूर का ख्याल रखना पड़ता है, और खिड़कियाँ और ये चीज़ें कितनी मायने रखती हैं? आप खिड़कियाँ बहुत ज़रूरी हैं आपको लाइट्स के लिए, कि दिन की रोशनी में, डे लाइट में आपको बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन ना करनी पड़े, उससे आप एनर्जी बचा सकते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है, इवन पूरी दुनिया में, तो हम अगर खिड़कियाँ उस एतबार से रखें, डिज़ाइन उस एतबार से करें, तो हमारी दिन के वक्त जो है लाइट कम हो सकती है, ठीक है। हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। इसी तरह खिड़कियों का बेसिकली लाइट से कोई डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, कि लाइट्स हम नॉर्मली रात को टाइम यूज़ करते हैं। तो इसका खिड़कियों का ये कि इंटीरियर डिज़ाइनर को चाहिए कि ऐसी जगहों पे, ऐसे एरियाज़ में जिसमें वेंटिलेशन के लिए हमारे लिए मुफीद हों, तो खिड़कियाँ ऐसी डिज़ाइन करनी चाहिए, लेकिन दिन के वक्त रोशनी भी उनसे आए, जिससे हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। तो मेजर रोल जो है खिड़कियों का वो बेसिकली हमारा वेंटिलेशन का है, ठीक है, और डे लाइट्स का है। लेकिन इंटीरियर दिखाने के लिए हमें डेफिनेटली अच्छी लाइट्स यूज़ करनी पड़ेंगी किसी एरिया को प्रोमिनेंट करने के लिए। वॉल्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, आपके वाजेस हैं, किसी भी एरिया पेंटिंग्स है आपकी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी लाइट्स जो है वो फोकस्ड लाइट्स यूज़ करें, वो यूज़ करें। लेकिन जैसे आपने भी बात की कि खिड़कियाँ इसलिए बनाई जाती थी कि बिल कम आए, लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई है और बिजली भी बढ़ती जा रही है, उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो मुझे बताइए कि अगर खिड़कियाँ नहीं हैं घर में, तो फिर किस तरह की लाइट्स लगानी है और किस टाइप की लाइट्स होनी चाहिए जिनसे बिल भी कम आए लेकिन रोशनी ज़्यादा हो? जी, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो हम लाइट सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेयारी है। ठीक है। नॉर्मली मार्केट में जो लाइट्स आ रही हैं, हम सिर्फ लाइट्स खरीदते हैं जिसमें हम LED लाइट्स में भी हम ऐसी लाइट्स आ रही हैं जो मेयारी लाइट्स नहीं हैं, बिल ज़्यादा आता है, उनका पावर फैक्टर पूरा नहीं है। टेक्निकली हम लाइट्स को नहीं देखते, क्योंकि हर बंदा अवेयर नहीं है लाइट से टेक्निकली, तो इसलिए वो सिर्फ लाइट्स खरीदता है। तो लाइट्स खरीदते वक्त हमें देखना चाहिए कि जिसका PF ग्रेटर दैन 0.90 होना चाहिए, लुमिनेशन उसकी बेहतर होनी चाहिए। एक लाइट है जो 100 वाट की लाइट है, 100 ल्यूमेंस 100 लक्स दे रही है। दूसरी लाइट है सेम वाट की लाइट है, तो वो 200 ल्यूमेंस दे रही है। तो ये फ़र्क है लाइट का, चिप का उसकी का फ़र्क है। अच्छा। उसकी डिज़ाइन में फ़र्क है कि एक चिप जो है वो 100 ल्यूमेंस पे डिज़ाइन हुई है, दूसरी चिप जो है वो 200 ल्यूमेंस पे डिज़ाइन हुई है। वो वाट सेम है आपके, आप 7 वाट की ही लाइट यूज़ कर रहे हैं। एक जो है वो 74 मिली एम्पेयर करंट ले रही है, दूसरी लाइट जो है
वो 37 मिली एम्पेयर करंट ले रही है। ठीक है। तो ये लाइट खरीदते वक्त हमें देखना चाहिए कि जो लाइट हम बाय कर रहे हैं ये एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं। मतलब इनकी भी एक पूरी स्टडी है जो हाँ हमें पता होना जी, चाहिए बिल्कुल। कि अगर हम लाइट्स लेने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की जो है इस वक्त लाइट्स मौजूद हैं। मतलब अगर एलईडी लाइट की ही बात की जाए तो उनकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, समझ नहीं आती घर पे कौन सी लगानी है। तो उसमें अगर एलईडी लाइट की बात की जाए तो वो उसमें क्या फ़र्क है आम लाइट से, और वो कितनी कारआमद साबित हो सकती है? वो 70% की आप बचत कर सकते हैं एलईडी लाइट्स यूज़ करके। एलईडी लाइट्स यूज़ करके ना सिर्फ आप बिजली की बचत कर सकते हैं, अपनी हेल्थ की भी बचत कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइट है। ठीक है। ये जो एचजी लाइट्स हैं हमारी स्किन बर्न कर रही होती हैं, हमारा ब्लड बर्न कर रही होती हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है। तो एलईडी लाइट्स जो है 70% बचत के साथ हम इसके 70% मिनिमम जो है वो हम इसकी सेविंग कर सकते हैं अगर हम एलईडी लाइट्स पे ही आ जाते हैं। और दूसरा, आजकल आतिफ साहब न्यून लाइट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वो उनको किस तरह हम लोगों ने लगाना है? मतलब कौन से रूम में लगाना चाहिए, कौन सी वॉल पे लगाना चाहिए? अगर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि लाइट्स लगाते हुए हम ये नहीं देखते कि हमें किस एरिया में कौन सी लाइट चाहिए। हम वर्क स्पेस पे बैठे हैं तो वहाँ पे हमने घर वाली लाइट लगाई हुई है, घर बैठे हैं तो वहाँ पे हमने कमर्शियल लाइट लगाई हुई है जो कमर्शियल यूज़ होनी है, तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होती नॉर्मली। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने लिविंग रूम में कौन सी लाइट लगानी है, हमने अपने बेडरूम में कौन सी लाइट लगानी है, बच्चों के कमरों में कौन सी लाइट लगानी है, स्टडी रूम में कौन सी लाइट लगानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को मद्देनज़र रखें। जब लाइट डिज़ाइनर से डिस्कस करें तो इससे इसको प्रिसाइजली डिस्कस करें कि ये हमें कहाँ कहाँ किन किन एरियाज के लिए कौन सी लाइट्स चाहिए। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं हम कमर्शियल लाइट्स अपने घर में लगा रहे हैं या वर्क स्पेस पे ऐसी लाइट लगा रहे हैं जो हाउस होल्ड में यूज़ होने वाली है, तो वो हमें फटीग होगी उसकी। ठीक है। हम फोकस्ड काम नहीं कर सकेंगे, विजुअल काम नहीं कर सकेंगे, जल्दी थकावट हो जाएगी, हमारी नज़र वीक हो जाएगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइट्स, मेयारी लाइट्स ना होने के या एक्चुअल सही लाइट ना सिलेक्ट करने के। और आजकल जैसे अगर बात की जाए तो रिंग लाइट्स जैसे बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सेल्फी लाइट भी जिसको कहते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर टिकटॉकर हो। तो उसके हवाले से हमें बताइए, क्योंकि बहुत से देख भी रहे होंगे, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो किस तरह की लाइट्स यूज़ करें, पिक्चर्स के लिए किस तरह की लाइट यूज़ होनी चाहिए। उसमें कलर टेम्परेचर आता है 4000 से 4500 कलर टेम्परेचर, कैल्विन उसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। वो बेसिकली फोकस नेचुरल लाइट चाहिए होती है वहाँ पे। वो आपकी स्किन ट्यून्स को बेहतर दिखाती है, आपको आप बोलने में कंफर्टेबल फील करते हैं, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल रहता है, स्ट्रेस एनवायरनमेंट नहीं होता। कुछ ऐसी लाइट्स हैं कि अगर आपके रूम में चल रही हैं या जिधर आप बैठे हैं तो स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। अच्छा। कुछ ऐसी लाइट्स हैं कि आप बैठे हैं तो आपका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है, कोजी सा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो लाइट है उसके कलर टेम्परेचर का ख्याल रखा जाए कि हमने किस पर्पस के लिए किस कलर टेम्परेचर की लाइट यूज़ करनी है। अच्छा। जैसा कि आप देखें कि गोल्ड की शॉप है, उस पर गोल्ड पे डिफरेंट कलर की लाइट यूज़ होती है, डिफरेंट कैल्विन की लाइट यूज़ होती है, और एक डायमंड पड़ा हुआ है उस पर डिफरेंट कलर की लाइट यूज़ होती है। जेंट्स फैब्रिक है उस पर डिफरेंट कलर की लाइट यूज़ होनी है, लेडीज़ फैब्रिक का उस पर डिफरेंट कलर की लाइट यूज़ होनी है। तो ये फ़र्क है लाइट्स का। तो इसको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कौन से काम के लिए किस कलर टेम्परेचर की लाइट हमने यूज़ करनी है। जैसे पहले हम देखते थे कि घर में उसको रोशन करने के लिए वाइट जो है लाइट्स या वाइट जो ट्यूब लाइट्स लगाई जाती थी या एनर्जी सेवर्स भी वाइट लगाए जाते थे, अब वो ब्राइट कलर में चले गए, येलो कलर में चले गए। ये क्या वजह है? इससे आपका इंटीरियर अच्छा दिखता है। ठीक है। और एक रिलैक्सिंग वाला मूड भी रिलैक्सिंग वाला मूड हो जाता है, आपका इंटीरियर अच्छा दिखता है। आपका अगर इंटीरियर डार्क है तो आप लाइट यूज़ करते हैं, वाइट कलर में यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका इंटीरियर लाइट है तो आप वार्म कलर यूज़ कर लेते हैं। उससे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन टोन बेहतर नज़र आती है। आप किसी वक्त जॉली मूड में बैठना चाहते हैं, लोग आजकल घरों में 3-4 मोड की लाइट डिज़ाइन करवा रहे हैं। जैसा कि पहले आपने बताया कि सिर्फ वाइट यूज़ होती थी, अब 4 से 5 कलर यूज़ हो रहे हैं, जिसमें 3000 के है, 2700 के है, 4500 के है, 50,000 के है कि आप किस मूड में बैठना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर आप कॉफी पे मूड में बैठना चाह रहे हैं तो आप ऑल कलर टेम्परेचर के लिए अलग लाइट है। अगर आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं उसके लिए अलग लाइट है। अगर आप बेडरूम में जाते हैं तो उसमें अलग कलर टेम्परेचर है, लक्स लेवल अलग है वहाँ पे। अच्छा। अगर टीवी रूम जो है आपका लिविंग रूम है उसका कलर टेम्परेचर अलहदा से है और लक्स लेवल अलहदा से है।
बच्चों के स्टडी रूम में अगर चले जाएं, बिल्कुल ये स्टडी रूम की ही अभी बात करने वाले थे हम कि स्टडी रूम खास तौर पर वो चाहे बच्चों का हो या बड़ों का स्टडी रूम हो, उसमें एक खास तौर पर लाइट्स लगाई जाती हैं। किस तरह की लाइट्स होनी चाहिए ताकि हम रिलैक्सिंग मोड में भी रहें और अच्छे तरीके से पढ़ भी सकें? सबसे पहले तो स्टडी रूम की लाइट सेलेक्ट करते हुए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी लाइट पूरी है, उसका लक्स का लेवल पूरा है, अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूरी है। वार्म होनी चाहिए या फिर जो है वाइट लाइट होनी ना चाहिए? ही वार्म होनी चाहिए ना ही वाइट होनी चाहिए। वो नेचुरल लाइट होती है, उसको 4500 केल्विन कहते हैं, वो लाइट होनी चाहिए जिसमें नेचुरल आपको नजर आता है और उसमें फटीग नहीं होती, आपकी जो आईज जो है वो थकती नहीं है, आप फोकस्ड काम कर रहे हैं, कोई भी आपका फोकस आउट नहीं होता। आपको चाहिए कि उसके लिए 4000 के या 4500 के केल्विन की लाइट यूज करें। मिनिमम आपके जो लक्स हैं 500 से 700 लक्स होने चाहिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, बच्चे स्टडी करेंगे तो थक जाते हैं। एग्जैक्टली, आंखों में जलन सी शुरू हो जाती है, विजुअली कंफर्टेबल नहीं होते बच्चे, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, थक जाते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लक्स का लेवल पूरा होना चाहिए और कलर टेम्परेचर जो है 4500 के से लेकर 5000 तक, 4000 से 5000 तक कलर टेम्परेचर यूज किया जाए। ठीक है जी। आतिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाइट डिज़ाइनर हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आतिफ साहब आपके साथ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और लाइटिंग के हवाले से जान के बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी हमने बात करनी है, अभी मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं फैशन ट्रेंड्स के हवाले से, क्योंकि गर्मियों को हम बाय बाय बोल चुके हैं और सर्दियों को हम हाय बोल चुके हैं। तो जैसे ही चेंज होता है मौसम, तो हमारे खाने पीने के से लेकर हमारे उठने बैठने जागने, इवन के हमारे कपड़ों के ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। गर्मियों में हम देखते हैं कि हम बहुत सारा जो पेस्टल कलर्स की तरफ जाते हैं और आजकल जो चल रहा है सर्दियों में वो क्या चलेगा, कौन से इन हो चुकी हैं ट्रेंड्स, कौन से आउट हो चुके हैं, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, किसको कौन सी चीज़ पहननी चाहिए, इस हवाले से बात करनी है। क्योंकि जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है और आपको पता है कि शादियां भी हैं, शादियों का सीज़न है, दिसंबर भी आ चुका है, तो उसमें किस तरह के कपड़े चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए, वेलवेट पर किस तरह का काम हमने करवाना है, इस हवाले से हमने बात करनी है फैशन ट्रेंड्स पर। उसके लिए हमने मधु कर रखा है, मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं सादिया खालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानने की जितनी भी कन्फ्यूजन है कि जिस तरह चेंज होता है वेदर, तो हम लोगों को किस तरह स्विच कर जाना चाहिए, नए ट्रेंड्स पे क्या क्या हमारी वार्डरोब में ऐड ऑन हो जाना चाहिए, किस तरह के कलर्स हमें पहनने चाहिए। तो फिर उन्हीं से ये सारे सवाल जो है करते हैं। सादिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सादिया, जैसे मैं अभी बताई थी कि गर्मियों को तो हम बाय बोल चुके हैं और सर्दियों को हम लोगों ने हाय बोल दिया है, तो क्या ट्रेंड्स जो हैं फैशन ट्रेंड्स वो इन हो चुके हैं, क्या आउट हो चुका है इस वक्त फैशन में? देखिए 2021 में एक तो सॉलिड्स जो हैं वो पूरा साल बहुत इन रहे, आपको पता है सॉलिड कलर्स जो हैं वो इन रहे। उसके अलावा एम्ब्रॉयडरीज जो है वो ट्रेंड ऑफ द ईयर रही, तो आपको विंटर में भी एम्ब्रॉयडरीज किसी ना किसी तरीके से दिखाई देंगी। उसके अलावा ये कि जो हमारे ट्रेडिशनल वर्क थे, टेक्निक्स थी हैंड वर्क्स की, वो आपको खासतौर पे आपको पता है कि जो हमारा विंटर सीजन होता है वो स्पेशली वेडिंग सीजन भी होता है। exactly. तो आपको उसमें जो है वो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स दिखाई देंगी। कुछ लास्ट ईयर में 2020 में हम लोग फ्यूजन की तरफ चले गए थे, जिसमें जो वर्किंग थी वो हम लोग थोड़ा वेस्टर्नाइज करके उसको काम कर रहे थे। जो हमारे ब्राइडल वेयर्स थे या वेस्टर्न वेयर्स, जो भी जितने वेयर्स थे वेडिंग में। लेकिन अब ये कि लोग वापस से सर्कल चेंज हुआ है और लोग वापस आ रहे हैं ट्रेडिशनल वेयर की, और जो ऊपर वर्किंग चल रही है वो भी जो आपकी कट लाइंस हैं, इवन के जो आपके बेसिक कलर्स हैं वो भी सारे के सारे जो हैं वो ट्रेडिशनल हैं। यानी वो ट्रेडिशनल मरून कलर हो गया, पर्पल, प्लम, जो हमारी नानी दादी के जमाने में चला करते थे, वो वापस से इस ईयर में आपको दिखाई देंगे। अच्छा, मतलब और अगर देखा जाए तो किस तरह का शादी सीजन, तो उस पर थोड़ा सा बाद में आता है। अगर कैजुअल वेयर में अगर देखना हो तो वो किस तरह की आपको लगता है कि सर्दियों में आने वाले, अगर ऑफिस गोइंग वर्क लड़कियां हैं जिस तरह मैं हूँ, या फिर अगर जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, तो उनके हवाले से किस तरह की चीज़ें आने वाली हैं? सी मुनीबा, आपको एक तो ये कि पहले हम लोग जो 2020 या 2019 में जो वर्किंग का पैटर्न चल रहा था उसमें हमारी शर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क, हैवी वर्क होता था। और हमारे जो है वो स्ट्रेट पैंट्स होते थे जो कि
सॉलिड्स में होते थे, उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं होता था। लेकिन 2021 में ये है कि आपकी शर्ट और आपका ट्राउजर्स जो हैं वो वन गो में एक कलर में होंगे, मतलब सेम होगा। यस, सेम होगा। सेकेंडली उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं होगा। ठीक है। और उसके अलावा जो आपने दुपट्टाज या शॉल्स वेयर करनी है उनके ऊपर बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरीज या प्रिंट होंगी, यानी कि आपके दुपट्टा की लुक हैवी होगी और जो आपके ट्राउजर एंड शर्ट की लुक होगी वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होगी, यानी आप उसे इजीली वेयर कर सकते हैं कहीं अच्छा। पे भी। यानी अगर आपने उसे कैजुअली वेयर करना है तो आप जस्ट दुपट्टा जो है वो लाइट वेट ले लीजिए, कोई प्रिंटेड दुपट्टा ले लीजिए, और अगर आप उसे फॉर्मली वेयर करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ कोई हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ले सकते हैं। और जैसे हमने सादिया गर्मियों में देखा था कि शलवार भी चल रही थी, स्ट्रेट पैंट्स भी चल रही थी, ऊपर कमीजें चल रही थी, लेकिन वो प्रिंटेड में थी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्रिंट्स थे। देन अगर दुपट्टे में भी आ जाते थे और गेंजा का दुपट्टा चल रहा था और वो भी प्रिंटेड चल रहा था, तो ये सर्दियों में भी इसी तरह का कुछ मिक्स एंड मैच देखने को मिलेगा हमें। आपको विंटर में एक तो जैकार्ड फैब्रिक जो है डिफरेंट बेसिस के साथ, लाइक कॉटन के अंदर या फिर लिनन के अंदर या डिफरेंट जो बेसिस हैं, बेस ऑफ फैब्रिक। जैकार्ड बेसिकली एक वीव है जिसे हम बनारसी कहते हैं। हाँ। तो वो उस बेसिकली वो जैकार्ड है। तो जैकार्ड आपको दिखाई देगा फॉर्मल्स में भी, कैजुअल्स के लिए भी, यानी अगर कैजुअल्स में आ रहे हैं शादियों तो में भी पहना जाता है, बिल्कुल कैजुअली भी वो वेयर किया जा रहा है। नहीं, ऑफ वाइट के साथ जब वो जैकार्ड की वो बहुत कैजुअल लुक दे रहा होता है। और इसी तरह फॉर्मली भी आपको वो नजर आएगा। सेम इसी तरीके से आपको वेलवेट दिखाई देगी। लेकिन एक आपको पता है कि हमारे जब हम माइंड में वेलवेट आता है तो एक बहुत ट्रेडिशनल नेकलाइन बनी होगी, दामन के ऊपर कुछ काम हुआ होगा, स्लीव के ऊपर, वो थोड़ा सा ट्रेंड मॉडिफाई हो गया। अब आप जो है वो वेलवेट के जितने भी वेयरिंग देखेंगे या ड्रेसिंग देखेंगे जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं ब्रांड ने, उनमें ये कि वो पूरा का पूरा वन गो में, उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी, बहुत हल्की लाइट वेट अगर कुछ देंगे भी तो एम्ब्रॉयडरी होगी। वही अगेन बात कि वो सारा वो फोकस होगा वो शॉल के ऊपर या दुपट्टा के ऊपर। अच्छा, मतलब शॉल्स जो है हैवी हमें नजर आएंगी, बहुत कैजुअल वेयर में भी हो सकती हैं और बिल्कुल आप वेडिंग में भी हो आप अपने उसी एक ड्रेस को दो तरीके से वेयर कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी कैजुअल फंक्शन में या कैजुअल मीटिंग में जा रहे हैं तो कोई लाइट वेट दुपट्टा, लाइक नेट का कोई दुपट्टा ले लीजिए, डाइट दुपट्टा या प्रिंटेड दुपट्टा शिफॉन का ले लीजिए। उसी ड्रेस को आप जो है वो कैरी कर सकते हैं कैजुअली। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मल फंक्शन में पहनना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ एक हैवी शॉल विंटर में ले सकते हैं। वेलवेट की भी हो सकती है, वो नेट की भी हो सकती है जिसके ऊपर अड्डे का काम हुआ हो या जिसके ऊपर सिर्फ एम्ब्रॉयडरीज हो। यानी एक ही ड्रेस को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन लास्ट टाइम जैसे अभी आप शॉल की बात करें, लास्ट सर्दियों में वेलवेट की ही शॉल्स थी, उनके ऊपर भी काम था और बड़ी हैवी सी शॉल्स थी। इस दफा भी वेलवेट की शॉल्स आएंगी या मतलब पश्मीना या और भी जो स्टफ है उसकी भी शॉल्स आ सकती हैं? नहीं, डिफरेंट फैब्रिक्स जो है ना वो आपको दिखाई देंगे, जिसमें धनक, पश्मीना और उसके अलावा लिनन की शॉल्स भी आपको दिखाई देंगी, आपको वेलवेट की शॉल्स भी दिखाई देंगी, आपको सिल्क की शॉल्स भी दिखाई देंगी। यानी आपके पास वैरायटी ऑफ शॉल्स होगी इस सीजन में। अच्छा। आप चूज कर सकते हैं, यानी यू आर नॉट बाउंड कि आपको सिर्फ वेलवेट की शॉल्स ही लेनी है। आप डिफरेंट फैब्रिक्स में जा सकते हैं। लेकिन ये कि उसका बेस कोड जो टाइप ऑफ वर्किंग है वो वही होगी, यानी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड होंगे। यानी आपकी जो फोकस है वो देखते ही फर्स्ट गो में आपको उनकी शॉल के ऊपर जो निगाह जाएगी। सो आप जा सकते हैं धनक के साथ, लिनन के साथ, आप पश्मीना के साथ जो जा सकते आपकी हैं। रिक्वायरमेंट है, जो आपको पसंद है, whatever you want, लेकिन एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल। और ये मेरा ख्याल है हर घर में किसी ना किसी फीमेल ने रखी होती है संभाल के कोने में, जो कि विंटर सीजन में निकल आती है। सो यू कैन गो विद दोस शॉल्स आल्सो। कलर का क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का आएगा इस साल? देखिए, विंटर इटसेल्फ एक ऐसा सीजन है कि जिसके अंदर आपको पता है डीप कलर्स जो होती हैं, डीप कलर टोन्स वो रहती हैं। इसमें पेस्टल्स नहीं अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और वैसे भी वो इस सीजन के कलर भी नहीं, मतलब पेस्टल कलर्स पहन लें और ज्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है। सेकेंडली ये कि वो आप डल लगने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका एटमॉस्फेयर जो होता है वो ऑलरेडी डल हुआ होता है। उसके साथ आप डल कलर जब वेयर कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो इसके लिए आपको प्रोमिनेंट हाईलाइटेड कलर्स पहनने चाहिए, जो कि विंटर कलर्स ही हो सकते हैं, जो कि डीप कलर्स हैं, डार्क टोन्स हैं। आप मीडियम टोन्स में भी जा सकते हैं। और ये जो कलर्स हैं वो शॉल वन गो के कलर होंगे। पहले आपको पता है कंट्रास्ट का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था, यानी अगर आपने एक कलर टोन या एक कलर फैमिली में ड्रेस पहना हुआ तो दूसरे कलर फैमिली में आप शॉल लेते हैं। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छा। अब पूरी की पूरी ऑल ओवर एक कलर की लुक जो है ना वो बहुत ज्यादा इन ट्रेंड रहेगी। यानी अगर आपने एमरल्ड ग्रीन कलर पहना है तो आपकी शॉल भी एमरल्ड ग्रीन ही होने वाली है। अगर आप बेजेस में जा रहे हैं, आइवरी में जा रहे हैं तो वो भी वही कलर में रहेगी। अगर आप मरून्स में जा रहे हैं तो वो भी, यानी वो जो कॉन्ट्रास्ट का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको दिखाई तो देगा, लेकिन एज सच उतना दिखाई नहीं देगा जितना 2020 और 2019 में देखा गया था। और दूसरा, पिछले साल हम लोगों ने मस्टर्ड कलर बहुत ज्यादा देखा है सर्दियों में पहनने में, हर किसी ने मस्टर्ड पहना हुआ था। इस साल भी ऐसा कुछ है, नजर आएगा? मस्टर्ड देखिए, येलो की एक फैमिली जो है वो हर साल आपको दिखाई देती है। मस्टर्ड वो कलर है कि जो ना सिर्फ ये कि आई सूदिंग है, सेकेंडली आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है।
सो विंटर में भी आपको मस्टर्ड दिखाई देगा, और 2022 जो है उनकी स्टार्ट में यानी समर जो आ रहे हैं उसमें भी मस्टर्ड दिखाई देगा। सिर्फ उसका जो कलर टिंच है या कलर फैमिली है थोड़ी सी लाइटर या फिर डार्कर हो सकती है, लेकिन मस्टर्ड आपको दिखाई देगा। और वो भी बड़ा अच्छा लगता है आंखों को देखते हुए, और पहने हुए भी बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा जो है शादियों के अगर हवाले से बात कर लें, उसमें क्या कट्स आने वाले हैं, किस तरह की, निकाह में क्या पहनना चाहिए हमें, मेहंदी पे क्या पहनना है, ये सारी कन्फ्यूजन जो है आज आपने दूर करनी है हमारी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे जो एक ट्रेडिशन बन गई थी या एक मिथ बन गई थी कि वाइट, ऑफ वाइट, लाइट टोन्स फॉर निकाह नहीं होंगे। पहले ये सोचा जाता था कि मनहूसियत की अलामत समझे जाते थे। कुछ ओल्ड हमारी जो जनरेशन है उसको लाइक भी नहीं करती थी, और कुछ लड़कियां जो हैं फीमेल्स वो भी थोड़ा सा वो हेजिटेट करती थी कि शायद आई डोंट नो वो अच्छा लगेगा या नहीं, हम ऑड वन आउट नहीं हो जाए। लेकिन ये कि इस ईयर में आप जितने भी वेडिंग के बेसिक जो ड्रेसेस हैं, यानी कि फर्स्ट डे का ड्रेस देख लें या निकाह का ड्रेस देख लें, वो आपको लाइटर नोट दिखाई देंगे। हाँ, जो आपको डीप टोन्स हैं वो भी दिखाई देंगी, और उसके साथ जो कट्स हैं, आपको पता है कि 2020 में बहुत ज्यादा पेप्लम्स आपको दिखाई दे रहे थे, टेल्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, ट्रेल बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, वो बहुत ज्यादा यानी कि वॉल्यूम में ड्रेस दिखाई दे रहे थे। मैंने आपको अगेन वही बात कि आपको बताया ट्रेडिशनल कट्स, ट्रेडिशनल कलर्स, ये 2021 में आपको दिखाई देंगे। यानी वही हमारा लहंगा, वही हमारी शॉर्ट कुर्तीज एंड लॉन्ग कुर्तीज विद स्ट्रेट शर्ट्स, वही आपको दोबारा से दिखाई देंगे। पेप्लम भी दिखाई देगा, लेकिन इन शेप ऑफ फ्रॉक एंड गाउन, यानी उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऐड नहीं किया जाएगा। यानी आपकी बॉडी फिजिक तो बहुत ज्यादा कैन हमने देखा यूज हुई है हर किसी भी लहंगे के नीचे, अगर और फ्रॉक भी है उसके नीचे भी इतनी ज्यादा कैन लग गई है। इवन की जब ब्राइड बेचारी वैसे ही बहुत ज्यादा रेडी होती है, उसने इतना ज्यादा हैवी एक तो जोड़ा पहना होता है, ऊपर से ज्वेलरी इतनी ज्यादा पहनी होती है उसने हैवी, और उसके साथ जो ज्यादती होती है नीचे कैन जो होती है, वो बेचारी सिटिंग में कंफर्ट नहीं फील कर रही होती है, क्योंकि वो एक अजीब झालर सी गोल सी बन जाती है जिसकी वजह से वो ऑकवर्ड लग रही होती है। तो ये इस चीज को डिजाइनर्स लुक इनटू कर रहे थे काफी अरसे से, और यही चीज जो है वो 2021 में वो देख रहे हैं, और इंशाल्लाह कट्स भी ऐसे ही आने वाले हैं जिसमें जो कि ब्राइडल फ्रेंडली होंगे। जो बेचारी ब्राइड जिसने 6-7 घंटे एक ही ड्रेस पहनना है, एटलीस्ट उसकी सिटिंग या उसके जो पॉस्चर है वो कंफर्टेबल हो जाए, तो उसकी वजह से वो जो कैन है बहुत ज्यादा नीचे दी जाती थी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड, हाईली एग्जैजरेटेड जो ट्रेल्स एंड टेल्स थी वो नहीं दी जाएंगी, यानी वो कट्स दिए जाएंगे जो कि एक ब्राइड है इजी अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होकर वो जो ना कैरी कर सके और खूबसूरत भी लगे। दूसरा, जैसे हमने इस दफा निकाह पे देखा है कि अगर ब्राइडल ने एक सॉलिड कलर पहना हुआ है या वाइट या फिर ऑफ वाइट, तो बाकी जो उसकी ब्राइड मेड्स हैं उन्होंने एक कलर पहना हुआ होता है, डार्क कलर। आइंदा भी यही देखेंगे हम। ये कॉन्सेप्ट ना बेसिकली इट्स नॉट फ्रॉम एनी ट्रेंड, ये यूँ समझ ले कि इट्स काइंड ऑफ हार्मनी। लोगों ने आज से कुछ साल पहले आप देखिए ना, तो कॉन्सेप्ट बन गया था कि नहीं हमने इंडिविजुअली तैयार होना है, हमने इंडिविजुअल दिखाई देना है। लेकिन ये कुछ बाय द पैसेज ऑफ टाइम लास्ट ईयर से आपको ये ट्रेंड दिखाई देने लग गया कि कजन्स, फैमिली की जितनी गर्ल्स होती हैं या फैमिली के जितने मेल्स होते हैं, वो एक ग्रुप सिलेक्शन, एक हार्मनी का शो जो होता है, सो वो आपको इस ईयर भी दिखाई देगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक फैमिली गैदरिंग है, एक फैमिली फंक्शन है, तो ये आपको अभी भी कंटिन्यू दिखाई देगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक ये कंटिन्यू होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि एक डिस्क्रिमिनेशन जो हो जाती है वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाती है। सेकेंडली, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोचने का आपको परेशानी नहीं होती मैं क्या पहनूं। हर किसी को इंडिविजुअली सोचना पड़ रहा होता है कि मैं क्या पहनूं। जब आप ग्रुप टाइप में सोच लेते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ हम सब यही वेयर करने वाले हैं, वो इजी को हो जाता है सबके लिए, तो वो वेडिंग इजी हो जाती है और जिस चीज़ों पर फोकस चला जाता है, डांस फंक्शंस हैं, दूसरी पार्टीज हैं, तो उसके पर जो है फोकस चला जाता है। लिहाजा इस ईयर में भी आपको ये जो है ट्रेंड मिलेगा। दूसरा, हम शादी देख रहे थे कि अगर ब्राइडल वेयर्स के हवाले से देखा जाए तो जो स्टफ चल रहा था पहले शिफॉन का, नेट या फिर सिल्क चल रहा था, अब क्या है सर्दियों में या तो एक वेलवेट बच जाती है या और कौन कौन से स्टफ जो है वो यूज हो सकते हैं ब्राइडल वेयर? एक तो रॉ सिल्क जो है वो बहुत ज्यादा आपको इन ट्रेंड दिखाई देगी, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा फ्लोई फैब्रिक होता है, ठीक है, इसमें शाइन होती है। सेकेंडली ये सस्टेनेबल होता है, यानी इसके ऊपर जो हैंड वर्क्स किए जाते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरीज की जाती हैं उसकी वजह से ये लटकता नहीं है, ये इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो ये आपको फैब्रिक जो है रॉ सिल्क का वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी उसमें वेलवेट की पैचिंग हो सकती है या फिर कंप्लीट एक आपको वेलवेट की लुक के साथ रॉ सिल्क, यानी यूँ हो सकता है कि आपकी जो ब्लाउज है
वो वेलवेट में है, तो आपने जो नीचे लहंगा वेयर किया है, ब्राइड की भी बात कर रही हूँ और वैसे भी बात कर रही हूँ कि वो रॉ सिल्क का हो सकता है। इसके अलावा आप नेट्स, अगेन नेट इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि एक तो ये कि बहुत सस्टेनेबल फैब्रिक है, सेकेंडली ये बहुत फ्रेंडली फैब्रिक है, यानी आपकी फॉल जितनी आती है वो उसको भी ले जाता है और आपने ऊपर जो काम किया होता है उसको भी बहुत अच्छे से कैरी कर लेता है, यानी वो लटकता नहीं है। जो फॉल, जो फील चाहिए होती है इस वजह से, तो नेट तो आपको फिर दिखाई देगा ही। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो अगर कोई नेट का लहंगा या नेट का ब्लाउज या नेट का पेप्लम गाउन जो है वो वेयर कर रही है, तो उसके साथ आपको वेलवेट शॉल्स ब्राइड्स वेयर करती दिखाई देंगी। डबल शॉल्स होंगी, यानी एक दुपट्टा जो उन्होंने नेट का वेयर किया हुआ है, उसके साथ एक शॉल्स हैं जो हैंड पे कैरी की होगी। जी बिल्कुल। हाँ, और दूसरा गलों का भी आजकल हमने देखा कि ट्रेंड चला है नेक लाइन के हवाले से, ब्रॉड नेक भी चली है, टीयर ड्रॉप जो है नेक्स भी चली हैं, गले चले हैं। इस पे आने वाले दिनों में क्या आएगा, कोई डेवलपमेंट ये सब कुछ डिपेंड करता है मुनीबा आपकी जो आपके अराउंड सर्कल कैसा बनाना चाहते हो डिजाइन। नहीं, इसके अलावा सोशल कम्युनिटी जिसमें आप फॉल कर रहे हो, जहाँ पे आप वॉक इन कर रहे हो, वो बहुत मैटर करती है। यानी कुछ जो ब्राइड्स हैं जो हमारी हाई क्लास से बिलोंग करती हैं, वो डीप नेक्स में भी जा रही हैं, डीप बैक्स में भी जा रही हैं, लेकिन ऑल टुगेदर आप देखें हमारी जो मिडिल क्लास ब्राइड होती हैं वो इस चीज़ की तरफ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, लिहाजा वो इस साइड पे नहीं जाएंगी। सेम इसी तरीके से जो आपका बोट नेक है, अब वो हर कोई जो है ना वो नहीं उसके साथ जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि ब्राइड के साथ जो मिडिल क्लास में कॉन्सेप्ट है जी ज्वेलरी हैवी होनी चाहिए, तो जब वो ज्वेलरी हैवी उन्होंने पहननी है तो ऑब्वियसली उनको एक नेकलाइन ऐसी रिक्वायर्ड होती है जिसमें आपके पास नेकेड पार्ट हो। हाँ। तो वो बोट नेक उसको जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही होती, इसलिए मे भी शायद आपको क्लास डिस्क्रिमिनेशन के साथ जो है ना वो ये नेकलाइंस दिखाई देंगी। ठीक है जी। सादिया खालिद हमारे साथ मौजूद थी, फैशन डिज़ाइनर है। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और जिस तरह हम बात कर रहे थे सर्दियों में कौन कौन से फैशन जो है वो इन हो चुका है ट्रेंड्स और कौन से आउट हो चुके हैं, उस हवाले से हमने बात की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है इस हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से ख़ास तौर पर, वो हल हो गई होगी। मज़ीद आपसे बात करेंगे, हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये हमारा सेगमेंट है लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का तज़किरा करते हैं और उनके जो हल हैं उसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और लाहौर के मसाइल का अगर जिक्र किया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो सरे फहरिस्त है इस वक्त, और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ख्वाब ही बनकर रह गया। कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि बुज़दार सरकार की जानिब से इस मसले को हल करने का इंदिया दिया गया और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने का ऐलान किया गया। कंपनी तो बन गई मगर सफरी सहूलियात ना होने के बराबर है अभी तक, और पंजाब हुकूमत 3 साल 3 माह में शहर के लिए एक बस भी नहीं चला सकती है, और ना ही 3 साल में 19 बंद जो रूट्स हैं उस पर एक भी मुतबादल गाड़ी चलाई जा सकी है। माजी में उन 19 रूट्स पर रोजाना 2.5 से 3 लाख मुसाफिर जो सफर किया करते थे। गरीब आवाम इस वक्त रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियों पर धक्के खाने पर मजबूर है और इजाफी चार्जेस भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्यों अब तक शहरियों को सहूलियात देने में नाकाम दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑन सादिक साहब, हैं मेंबर गवर्निंग बॉडी है पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, और उनके साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शबीर हैदर भी मौजूद हैं। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, शबीर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। ऑन साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को बने हुए काफ़ी माह गुजर गए, मतलब काफ़ी अरसा गुजर गया है, फिर भी अभी तक कोई नई ट्रांसपोर्ट हमें सड़कों पर नज़र नहीं आई है। क्या मसला है, कहाँ पर जो है चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इतने ज़्यादा महीने नहीं गुजरे, अभी रिसेंटली जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो बनी है, और इसके अलावा अभी हमारी जो है वो वर्किंग चल रही है। इस पर हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो हैं वो बन रही हैं। एक्चुअली हम कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं लेके आना चाहते कि जो हमारी गवर्नमेंट तक हो और हम सिर्फ उसे वोट लेने के लिए या नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है वो लेके आएं। हमारे जितने भी प्लान हैं, खान गवर्नमेंट के, बुज़दार गवर्नमेंट के जितने भी एजेंडाज हैं वो सारे यही हैं कि लॉन्गर रन हो, तो इंशाल्लाह उस पर वर्किंग हो रही है। अब रिसेंटली जो है वो हमारी मीटिंग्स वगैरह भी जो है वो सारी इसी पे चल रही हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग लाहौर, फैसलाबाद,
बहावलपुर डीजे खान फर्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा यहाँ पे करेंगे, जो फिजिबिलिटी करवाएंगे इन शहरों की सारा कि कहाँ पे जो है वो इको फ्रेंडली बसेस रिक्वायर्ड हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल सकें वहाँ पे वो भी चलाने की जो है। लेकिन लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने इस पे बात की थी तब भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन रही थी, उसके ऊपर वर्किंग हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, अभी भी वही चीजें चल रही हैं, आगे नहीं गया कोई भी प्रोसीजर? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब आप टेंडर करते हैं इंटरनेशनल लेवल का तो उसके लिए भी आपको 30 to 45 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। जब लोकली करना हो तो 15 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। मैंने फिर उसी बात पे ही हैं आज भी कि हम लोग ये नहीं कि अगर थोड़ा सा आपके पास आए हैं, मुझे पता है आपको भी इंतज़ार है शिद्दत से, हमारी जो कौम है उसको भी इंतज़ार है, लेकिन ये है कि थोड़ा वक्त जो है वो इसमें भी रिक्वायर्ड है, इसलिए ताकि हम जो बेहतर चीज़ जो है वो ताकि लेस सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़े और मैक्स मुसाफिरों को जो है हम सफरिया जो सहूलतें हैं वो चीप रेट्स में। बिल्कुल ऐसे ही है। शबीर, आप मुझे बताइए फील्ड में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि आवाम जो है वो तो इस वक्त खार हो चुकी है, इजाफी चार्जेस उनको देने पड़ रहे हैं, रिक्शे और बाकी प्राइवेट गाड़ियाँ उन्हें यूज़ करनी पड़ रही हैं। नहीं, बात असल ये है कि जैसे हम सब बता रहे हैं कि जी अभी हमें टाइम दरकार है, हम ये नहीं चाह रहे कि किसी को ये ना हो कि जी ये वोट लेने के लिए कर रहे हैं। ये हम जो टाइम दरकार की बात करें ना तो ये 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हुकूमत आई थी उस वक्त ये था कि जी अभी तो हमें अभी हुकूमत मिली तो साबका हुकूमत ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, इस हुकूमत की वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अब इनको वो 3 साल से भी ऊपर का टाइम मिल गया, उसके बावजूद अभी तक लाहौर के लिए ना, मैं पूरे पंजाब की नहीं बात कर रहा, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी आपने बनाया है और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने लाहौर के लिए 3 साल के अंदर 19 जो रूट्स उनके थे जहाँ पे 2.5 से 3 लाख मुसाफिर रोजाना की बुनियाद पे सफ़र करते थे, उनके लिए आपने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतबादल भी नहीं दी। यार मैं कहता हूँ इस हुकूमत की क्या पॉलिसी है कि लाहौर के लिए क्या करना चाह रहे हैं, इन्होंने क्या करना है या इनके क्या इरादे हैं, वो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहे। उसके बाद अगर आप बात करें तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी आपने बना दी है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम है कि वो अपना सबसे पहले वो अपने जो उनके ऑफिशियल काम है, वर्क है, वो पूरा किया जाए। मेरे ज़राए ने बताया मुझे कि 1 महीना 1 अक्टूबर को इसका ऑफिशियली लेटर जारी हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इसको दर्जा दिया गया है और अभी तक इन्होंने अपना एक लोगो और ना ही अपना कोई लेटर हेड पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का बनाया। अभी तक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का चल रहा है। हाँ। क्योंकि ये चाहिए था कि जैसे ये पहले क्योंकि मंजूरी हो चुकी थी, ठीक है, मंजूरी के बाद इनको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहिए। 1 महीना पूरा गुजर गया, 1 माह से ऊपर दिन चले जा रहे हैं जो नोटिफिकेशन हुए और अभी तक ये बुनियादी चीजें जो वो नहीं हुई, उसके बाद आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये लाहौर की अगर ये सूरत हाल है तो पंजाब को कैसे टैकल करेंगे? पंजाब सिर्फ एक शहर नहीं, उसके बाद मैं और मैं एक और बात करूंगा कि आपने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट है जिसका सरबराह सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, आपने वो बंदा लगाया, सेक्रेटरी है, उसका काम है कि आने वाले अवाम है उनके मसाइल सुने। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोगों को मसाइल आ रहे हैं, आपके 36 अजला में आपके सेक्रेटरी आरटीए बैठे हैं और सेक्रेटरी आरटीए के जो मसाइल हैं वो सेक्रेटरी पंजाब, एक तो प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुनना है, वो अच्छा है वो सुन रहे हैं, और जो सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट पंजाब के, उनके पास लोगों का आना है, क्योंकि जिसका अगर नीचे से नहीं बात सुनाई हो रही कहीं पे भी तो वो ऊपर आएंगे। जब वो आते हैं तो उनको वहां से आगे से जवाब मिलता है कि टाइम नहीं है भाई, टाइम होगा तो आपकी बात सुनी जाएगी, आप आने से पहले टाइम लेकर आए, जिसके लिए भी अवाम को बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब अवाम इतनी ज़्यादा परेशान है, एक तरफ वो अवाम जो कि काम सफ़र करती है जिनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, और दूसरी जानब वो हैं जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल से, ऑफिशियली मसाइल से 2-4 हैं और उनके मसाइल हल करने के लिए वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। अब सेक्रेटरी आरटीए लाहौर की आप बात करें तो 3 माह हो गए हैं सेक्रेटरी आरटीए नहीं लगाया जा रहा, और उसका पहले आपने एसीसीटी को दिया हुआ था अजाफी चार्ज, अब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस को आपने अजाफी चार्ज दे दिया है। लाहौर के अंदर अगर आपके ट्रांसपोर्ट चल रही है, एक तरफ आपने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और दूसरी तरफ सेक्रेटरी आरटीए, अब ये अभी तक फैसला नहीं हो सका कि जो सेक्रेटरी आरटीए का अमला है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंडर काम करेगा या कि उसको सेक्रेटरी आरटीए दिया जाएगा। अभी तक ये कंफ्यूजन चल रही है कि ये, और सबसे बड़ी बात में एक बात और बता दूं कि ये काम है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का, जिसको समझ ही नहीं आ रही, उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसने करना क्या है, उसको बिल्कुल एक्चुअली ये है कि इन्होंने सबसे पहले जो बात की वो कि अभी तक महीना हो गया हम लोग लोगो वगैरह चेंज नहीं कर सके। लोगो बिल्कुल तैयार है, हमारी बोर्ड मीटिंग 2 जो हैं वो एक मीटिंग्स आ गई थी रिगार्डिंग ये बस की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, तो उसकी वजह से मीटिंग्स डिले हो गई। नेक्स्ट मीटिंग मंडे को आ रही है, उसके अंदर डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है। इवन हम लोग अपनी इन्फोर्समेंट जो है, हमारी फोर्स, उनका यूनिफॉर्म वगैरह भी चेंज कर रहे हैं। हमने इसके अंदर
जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर लाहौर के लेवल पे था, पूरे पंजाब के लेवल पे जा रहा है, तो बिल्कुल इस पे जो है ये लोगों से रिलेटेड परेशान ना हो। सेकंड बात इसमें ये थी कि 3 साल वाला डिले वाली बात, अब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो वजूद ख़त्म हुआ वो हमारी गवर्नमेंट आने से पहले ही हो चुका हुआ था। जो लेके आए उन्हीं के हाथों से ही, उन्हीं के गलत जो सारे ये लाहौर, मैं एक बात बता दूं, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी 2012 में आई वजूद में। उस वक्त इसका कंपनी का मुआहदा हुआ अलबराक कंपनी के साथ। 172 बसें अलबराक कंपनी की थी, 228 मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की थी। वो 5 साल का मुआहदा था, 2017 में खत्म हुआ, 2017 में दोबारा फिर 3 साल का मुआहदा हुआ। ठीक है। जब इनके साथ मुआहदा हुआ उस वक्त इनकी हुकूमत उस वक्त आई थी, उस वक्त भी 1 साल का मुआहदा पड़ा था। ठीक है, 2018 में जाकर वो मुआहदा खत्म होना था। अब जब एक कंपनी चल रही है, इनको 1 साल हुकूमत को मिल गया है, तो ये पॉलिसी होती है कि ये हुकूमत ने नहीं चलानी होती, ये कंपनी के अंदर जो बॉडी बैठी होती है उसका काम है कि 6 महीने या साल पड़ा है तो अगला मुआहदा करे, कौन सी कंपनी के साथ करना है, नई बसें लानी है, मतबादल ट्रांसपोर्ट चलानी है, उसके लिए 1 साल इनको भी मिला है उस मतलब कंपनी को 1 साल में भी भैया वो मेरी समझ बात नहीं की भी आई कि तस्दीक क्या, करेंगे। हाँ। तब तक हमारी ना तो कोई बोर्ड का मेंबर था हमारी खान गवर्नमेंट के अंदर से, ना ही उस वक्त तक जो सारा वही पुरानी प्रोसीजर और सारी चीजें वही चल रही थी। इनका हुकूमत का ये है कि अब जो पहले चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, 1 साल वो चेयरमैन रहा, उस चेयरमैन को और जो सीईओ थी उनके आपस में इख्तिलाफात ही रहे। अब वो पता चला कि हुकूमत को कि अब ये काम नहीं हो रहा। ये कह सकते हैं ना शबीर के इंतजामी जो गफलत है उसका जो नतीजा है वो अवाम ही भुगत रही है। अवाम भुगत रही है। सेक्रेटरी साहब की बात कर रहे हैं, अब चेयरमैन चेंज कर दें, वाइस चेयरमैन चेंज कर दें, वो अगला आएगा, अगला नया आने वाला अब नहीं चेंज होगा, अपना चेयरमैन चेंज होगा ना वाइस चेयरमैन चेंज होगा। अब ये है रही हमारे सेक्रेटरी साहब की बात। सेक्रेटरी साहब को भी बिल्कुल आए हुए, वो भी शबीर भाई ही इस बात की तस्दीक कर देंगे, कुछ अरसा ही हुआ है। अभी आके वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, सारी चीजों समझ सारी। देखें, कोई भी किसी नया प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसे थोड़ा सा टाइम सारी चीजों को मैनेज करने में लगता है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं और जो है इवन हमारे मिनिस्टर जहां ज़ेब खान खिची साहब बड़े मुतहरक आदमी है। मैं समझता हूँ, उनको क्रेडिट देता हूँ कि कोई और मिनिस्टर होता तो शायद जिस तरह ये एक डेड बॉडी थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसको वो दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, हर चीज अभी भी ऑन साहब टू बी ऑनेस्ट डेड बॉडी ही लग रही है अभी भी, वो हमें उसमें थोड़ी सी भी जान नहीं नजर आ रही। इसी बात में मैं जवाब दूंगा कि जब 2019 में 19 रूट्स इसके बिल्कुल बंद हो गए थे ना, उस वक्त हमारे साथ आपके मिनिस्टर जहां ज़ेब खान खिची साहब ने ऑन बोर्ड कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर लाहौरियों के लिए गाड़ियां नजर आएंगी, लेकिन रोड उससे पे हमारा चलती प्लान बेहतर आ गया, किए जाते हैं बस ऐलानात ही किए जाते जाते हैं। हमारा प्लान बेहतर आ गया, हम लोग इको फ्रेंडली बसेस की तरफ, क्योंकि आज लाहौर का आप एटमॉस्फेयर इको फ्रेंडली बसें आप ला रहे हैं। मेरा ये सवाल है, इको फ्रेंडली बसेस रिक्वायर्ड मेरा ऑन साहब से ये सवाल है, कब तक आ जाएंगी, कब तक आ जाएंगी? उसके ऊपर भी वर्किंग बहुत ज्यादा हो रही है। मैं आपको उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी रिक्वायर्ड है हमारी। अच्छा, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3 दफा बन चुकी है। इलेक्ट्रिक बसेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले भी बन चुकी है, दोबारा फिर बन चुकी है, उसके बाद मैं बोर्ड का पार्ट नहीं बनी अभी तक, मैं आपको करा रहा हूं। हमने अभी लोकली जो है वो हम लोगों ने अपने जो है, इसमें इंटरनेशनली भी जो है, अगर आपको मैं जेन्युइनली बताऊं ना कि जितना हमें 5-6 शहरों के लिए फिजिबिलिटी बनवाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 1 साल रिक्वायर्ड है, लेकिन हम उसे इतना फास्टली कर रहे हैं कि हम उसे विद इन डेज जो है वो कंप्लीट करवा के। डेडलाइन कब तक है? डेडलाइन देखिए मेरी ख्वाहिश तो यही है और यही थी कि जो है इसके एंड या स्टार्टिंग जो है नेक्स्ट ईयर उसमें जो है बसेस ऑन रोड हों, ठीक है। लेकिन ये है कि जो टाइम लीगली जो रिक्वायर्ड है हम उसको तो बाढ़ नहीं कर सकते ना, वो तो आपको जो है वो फॉलो करना होता है। और दूसरा ये है कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा इस चीज़ का कि लोग किस तरह से जो है वो तंगी का सामना कर रहे हैं। हम लोगों को देखें, अब ये जो बसेस शेल्टर हैं 200 हमारे ऑलरेडी हैं, उसकी भी हमें जो है वो एलोकेट हो गया बजट, वो भी बनना शुरू हो जाएंगे अब और ज़्यादा मजीद, उसको भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। वही आपको लास्ट टाइम ऐप वाली बात बताई, उसके ऊपर ही वो बोर्ड होंगे सारा, जिसमें पता चलेगा नेक्स्ट बस कितनी देर तक पहुंचेगी, ठीक है। उससे इंटरकनेक्ट किया जाएगा एयरपोर्ट के साथ और रेलवे स्टेशन वगैरह के साथ, कि जो आपकी फ्लाइट से पहले वहाँ पे आपकी इंश्योर किया जाए बस पहुंचे, आपको वेट ज्यादा ना करना जी, ज्यादा वेट ना करना पड़े और आप घर बैठे भी ऑपरेट कर सकें। अब बात ये है, इनकी बात मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये प्लान है, मतलब काम हो रहा है, प्लान है, अच्छे से प्लान है, काम मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी तक, क्योंकि मैं 3 साल से इस हुकूमत के साथ देख रहा हूँ कि 3 साल से यही वादे वही चल रहे हैं कि जी हमने प्रपोजल भेज दी, हमने समरी भेज दी, समरी रिवाइज होगी, फिनांस डिपार्टमेंट ने वापस भेजी, उसकी फिजिकल रिपोर्ट आ रही है, फिजिकल रिपोर्ट के बाद अब वो कहाँ पे रुकी हुई कुछ समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। पहले कहा गया था कि जी पहले आप बहुत अर्जेंटली आप 50 बसें मंगवाएं, ठीक है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी
इजाज़त दी कि आप जल्द अज जल्द लाहौर के लिए बसें मंगवाई जाएं। वो कहाँ गई बसें, कब आ रही हैं, कौन देगा, कैसे होगा, क्या आया कि अगले इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले आएंगी कि जब इलेक्शन हो रहा है उसके बाद आएंगे। सबसे बड़ी बात आपका सबसे बड़ा इलेक्शन से पहले आएंगे ना, इलेक्शन जो लोग हैं वो उसमें बैठ के सबसे बड़ा जाके फिर वोट प्रोजेक्ट, सबसे डालेंगे। बड़ा जो प्रोजेक्ट आपका ऑरेंज ट्रेन है, जहाँ पे आपने सारा, आप कह रहे हैं कि आपका बजट उधर लग रहा है, आपने अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है तो उसके लिए भी तो आपको कितना अरसा गुजर गया, 1 साल तकरीबन होने वाला है। उस 1 साल के अंदर आपने अभी तक उनके फीडर रूट्स नहीं बनाए। नहीं चलाए, बिल्कुल फीडर ऐसे ही रूट्स है। अगर ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का काम है, ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का काम है। आप ये लोगों ने मैस जो ट्रांजिट पहले अथॉरिटी से भी तो मुतालबा किया था कि कंट्रोल दे दिया जाए स्पीडो बसेस का, उसका क्या बना? दे एक्चुअली अभी वो किया हुआ चल रही है वो भी बात इस पे, अच्छा। अभी तक इस पे डिसाइड करना है, ये इंशाल्लाह अभी थोड़े दिनों में जो है वो डिसाइड हो जाएगा। देखिए स्पीडो बसेस एक्चुअली फीडर रूट्स के तौर पे ही काम कर रही हैं। जो बसेस किसी फीडर रूट्स पे नहीं है सर, वो फीडर रूट्स के तौर पे मैं- मास ट्रांजिट नहीं। अथॉरिटी चलाई वो उसको रोज इसलिए रही फील्ड में है। मैं जाके ये चाहता काम हूँ कर कि रहे हैं और इसीलिए तो कह रहा रिपोर्टिंग करते हैं। आपका- अच्छा देखिए, अच्छी बात नहीं बताएंगे, अब ये नहीं बताएंगे कि 3.5 पर किलोमीटर, $3.5 पर किलोमीटर पुराना जो अलबराक वगैरह के साथ एग्रीमेंट था मेट्रो बसेस का, अब वो $2.5 डॉलर पर किलोमीटर पे आ गया। अच्छा, ये तारीफ वाली बात नहीं बताएंगे, हमने लोकल लोगों को प्रमोट किया, इस तरह की नहीं बात बताएंगे। हमें उससे बात से नहीं कंसर्न, आप कर रहे हैं देखिए, ठीक है, अच्छी बात से नहीं concern, जिसमें 2 अरब की बचत है, उसमें नहीं concern। आप स्टेप जरूर लें, आप आप अच्छा काम करेंगे, हम यहाँ पे बुला के वो आपको आगे अच्छी वो तारीफ तारीफ भी होगी। करेंगे। हमारा आपकी। कंसर्न ये है कि Appreciate गरीब आवाम करेंगे। का कौन है पर्सनल, गरीब आवाम कहाँ जाए? जो लोग बेचारे 500 रुपया कमाते हैं वो 300 रुपया रक्षा किराए में लगा दें। अगर अब उनके बच्चे नहीं सर, यहाँ पे 500 से 800 ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं दिहाड़ी है। सर नहीं 1500 मिलती, रुपया ठीक दिहाड़ी है? हो गई है, नहीं ये है, ना वो आप दिहाड़ी देखते। उसकी है जो कारीगर है, जो आम अगर आवाम है ना, जिसने बेचारे ने अगर कहीं पे जाके मजदूरी करनी है, उसको किसी टेक्निकल काम का नहीं पता, तो उसकी 700-800 दी जाती है उसको, ठीक है। और उसमें अगर बात करें तो उसके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं ना, तो वो अगर गाड़ी लगाता है या रिक्शा लगवाता है तो कम से कम 1 महीने का तो 5-6 हज़ार रुपया रिक्शा वाला लेता है। तो वो क्या करे? जब वो एक पहले बच्चे को भेजता था 10 रुपए देता था, 20 रुपए, उसका बच्चा वापस भी आ जाता था, चला भी जाता था, वो स्टॉप से बैठता था, वापस आ जाता था। अब मुझे बताएं, गरीब आवाम को ये नहीं चाहिए कि आप कितनी सहूलत, क्या कैसे ला रहे हैं, कैसे नहीं ला रहे। उनको सीधी सीधी सहूलत चाहिए कि हमें गाड़ियाँ चाहिए जिससे हम जो है कम बजट में अपना पहले गुजारा स्टूडेंट्स कर कार्ड सकें। जारी होते यही थे, तो issue पहले है। स्टूडेंट्स कार्ड जारी किए गए थे, ग्रीन कार्ड जारी किए गए थे स्टूडेंट्स के लिए। अब मुझे बताएं वो स्टूडेंट कार्ड क्या करेंगे? सर सब चलेंगे एक दफा जब हमारी कब बसेस चलेंगे? ऑन ये रूट हमें- आएंगी ना, ये हमें लेकिन मैं चाहिए कि आपको कब चलेगा ये सब कुछ? डेडलाइन नहीं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा। प्राइम मिनिस्टर का भी, सीएम का भी यही विजन भी है। और एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो है ना बेहतर, जो आप पॉवर्टी रेट वाले जो लोग हैं, हमारी क्लास है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, Exactly, ऐसे चीप ही। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा फोकस और वर्किंग कर रही है वो ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। मैं कहता हूँ कहीं दिखाई दे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाई देगी ना, दिखाई देगी। रिपोर्ट्स और जो है मैं ना, और visibility शबीर भाई इंशाल्लाह जब reports बसेस आती है। आएंगी हम इकट्ठे बैठ के उस पे जो है नहीं, एक मैं प्रोग्राम मेरा करेंगे ये पूरे मेरा घंटे सवाल का। है, मेरा ये सवाल है, चेयरमैन बनाए गए हैं, चेयरमैन बॉडी बन गई, ठीक है। अब 2 बार इजलास ही नहीं हुआ। अब इजलास इनकी किस वजह से नहीं हुआ? टेक्निकल क्या वजूहात थी? गवर्निंग बॉडी का इजलास क्यों नहीं हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं थे? क्या मसाइल थे? अब वो मसाइल इनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली जो बॉडीज है, जो मेंबर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड Problem- शबीर, हम problem- यही मुतालबा करते हैं कि जो लोग हैं या जो अवाम है उनकी जल्द से जल्द ये जो दाद सुनी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। और जिस तरह वो भी फील्ड में जाके रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और हमारे तक भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होती है कि ये जितने तर भी मसाइल हैं इनको हल किया जाए। आपसे यही ऑन साहब मुतालबा है। ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और शबीर हैदर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, आप यहाँ पर आए हैं। और ट्रांसपोर्ट के वाले से जनाब हम बात कर रहे थे, आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका भी क्या बनता है। जनाब मुझे अब आपने इजाज़त देनी, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।